हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी डीएलएड 2021 बैच के जो कि एग्जाम 9 से 11 मई तक होने वाला है, इसमें शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की चर्चा करेंगे और इस वीडियो को जल्दी ख़त्म करेंगे ताकि अब पेपर में ज़्यादा दिन नहीं है। और एक बात और, आप लोग क्या करिए, पहले आप लोग का एग्ज़ाम 9 तारीख को है तो 8 तारीख को तो आप लोग शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और बाल विकास को पढ़ेंगे। और 8 तारीख को जब ये पढ़ेंगे तो इससे पहले आपको बचा को आज 5 तारीख है, 6 और 7 2 दिन आप लोग उस सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपको नहीं आता है या जिसमें आपको डर लग रहा है। तो 6 और 7 तारीख को उसमें पूरा मन लगाइए। 8 तारीख को आप इसको आराम से कर लेंगे। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत मैक्सिमम 3 से 4 घंटे में आप बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया से मतलब तैयारी हो सकती है। इसके बाद सारा ध्यान आप लोग किस पे लगाएंगे? बाल विकास पे, क्योंकि बाल विकास का पेपर 10 बजे से 9 तारीख को। तो बाल विकास पे उस दिन फोकस करेंगे बाद में, लेकिन उस दिन सुबह 8 तारीख को 3 से 4 घंटे में 10 बजे तक 11 बजे तक शिक्षण अधिगम का सिद्धांत पढ़ लेंगे। और यहाँ पे हम कवर कर देंगे तो बहुत कुछ क्लियर भी हो जाएगा। आप लोग को बस क्या करना है इसका, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का, बस आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी आप लोग के अगर बुक होगी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की, तो बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जितना भी राजन वाली सीरीज में दिया है वो वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको एकदम रट जाएंगे और पढ़ जाएंगे बढ़िया से। और आधा से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे वीडियो में भी कवर हो जाएगा केवल थियरी पढ़ने से। और कुछ जो बचेगा उसको आप लोग पढ़ लेंगे तो कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग का ज़्यादा सही रहेगा तो आप लोग ज़्यादा अच्छे नंबर पाएंगे। ठीक, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में आ जाता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में ये कौन कौन सी जो शिक्षण विधियाँ हैं इसके प्रतिपादक कौन कौन से हैं। सीधा एक तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा या 1 नंबर वाले में पूछ देता है। 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, 15 1 नंबर वाले में, तो इसमें आप लोगों से पूछ सकता है। तो यहाँ से वीडियो की शुरुआत करेंगे और एक वीडियो आज और एक वीडियो फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद बना के दोनों साथ में ही अपलोड कर देंगे या कुछ देर बाद अपलोड कर देंगे। ठीक, तो इसको देखते हैं। किंडरगार्टन पद्धति के अगर जन्मदाता पूछेगा प्रतिपादक तो कौन होंगे? फ्राबेल, किंडरगार्टन फ्राबेल। मॉन्टेसरी विधि सिम, जो भी ये नाम है मॉन्टेसरी तो मारिया मॉन्टेसरी, इसको याद ही नहीं करना है। किंडरगार्टन को याद रखना है क्या? फ्राबेल। खेल विधि की याद रखना है कुक, क्या याद रखना है? कुक। खेल विधि का कुक। डाल्टन का पार्कहर्ट्स, कि क्या? डाल्टन का पार्कहर्ट्स। ठीक, पर्यटन का पेस्टोलॉजी। ठीक, पर्यटन का पेस्टोलॉजी। खोज विधि क्या होगा? अन्वेषण मतलब होता है खोज, आर्मस्ट्रांग। खोज विधि का आर्मस्ट्रांग। अ से अन्वेषण, खोज मतलब अन्वेषण, अ से आर्मस्ट्रांग। और इसको एक और विधि कहते हैं, इसी को ह्यूरिस्टिक विधि कुछ कहते हैं। ठीक, ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, अन्वेषण विधि। तो अ से अन्वेषण, अ से आर्मस्ट्रांग, ऐसे याद हो जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि याद करें क्या? सुकरात को। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात को, लेकिन प्रश्नावली विधि पूछेगा तो वुडवर्थ अभी नीचे होगा, देखिए। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ। ठीक, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ और प्रश्नोत्तर विधि सुकरात। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि अब ये छोटा सा नोट्स है, इसको ज़्यादा भेजने का कोई मतलब नहीं है। प्रोजेक्ट विधि किलप्रैक्टिस। ठीक, प्रोजेक्ट विधि किलप्रैक्टिस। समस्या समाधान विधि सुकरात। और एक और कौन सा था सुकरात ऊपर? प्रश्नोत्तर विधि था सुकरात। इसके बाद बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी। अब है आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन अरस्तु, उसके बाद निगमन कौन सा है? निगमन यहाँ पे छूट गया है। निगमन विधि प्लेटो। प्लेटो का एक और विधि कौन सा है? संवाद विधि। ठीक, संवाद विधि कौन? प्लेटो। ठीक, समाज मित्ति विधि एल मोरेनो। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद ऊपर का ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, इतना आप लोग को याद रहना चाहिए। 1 से 2 नंबर ये आप लोग को दिला देगा, बस इतना याद रखने के बाद। ठीक, इसके बाद क्या याद रखेंगे? ये आगमन और निगमन को पहले समझते हैं। ठीक, आगमन और निगमन को समझ लेते हैं। आगमन का मतलब होता है आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक, निगमन, ठीक, और आगमन, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? ये एक नियम भी आएगा शिक्षण के सूत्र में, तो वहां भी समझेंगे, लेकिन इन दोनों टर्म को समझते हैं। निगमन को हम लोग ऐसे समझेंगे कि जब भी हम लोग कभी कभी आता है, जब आप लोग पढ़ते होंगे 9 में 10 में या 11th में 12th में, तो वहां पे आता था कि इस सूत्र का निगमन कीजिए या इस फार्मूले का निगमन कीजिए या प्रूफ करिए। तो वहां पे क्या रहता था? सूत्र दे दिया रहता था, नियम दे दिया रहता था। कैसे दिया था? 1/v + 1/u = 1/f। इस सूत्र का निगमन कर दीजिए, यानी कि नियम पहले ही बता दिया जाता था निगमन विधि में और उदाहरण बाद में दिए जाते थे। नियम पहले ही जिसमें बता दिया जाएगा और उदाहरण बाद में दिया जाएगा,
उसको क्या कहते हैं, निगमन विधि, यानी उसको प्रूफ करना है। पहले नियम बता दिया जाएगा कि ये रूल है, ठीक, इसको कहते हैं निगमन विधि। आपका एग्जाम्पल बहुत हो जाएगा निगमन विधि का, ठीक। और आगमन विधि मतलब पहले क्या दिया जाएगा, उदाहरण दिया जाएगा, ठीक, उदाहरण दिया जाएगा, फिर उसके बाद लास्ट में उदाहरण दे दे के नियम बताएगा जाए। जैसे उदाहरण आपको दिया जाएगा, जैसे आप नाम बताया जाएगा व्यक्तियों के, राम, श्याम, मोहन, ऐसे आपको खूब उदाहरण दिया जाएगा, वह, मैं, तुम, ये सब दिया जाएगा एग्जाम्पल। और आपको बाद में बताया जाएगा कि जो ये सब नाम है या स्थान का नाम है या व्यक्ति का नाम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या हो गया, आगमन विधि। और इसमें क्या है, नियम पहले ही बता दिया जाएगा कि संज्ञा इसको इसको कहते हैं, फिर बाद में एग्जाम्पल दिया जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा निगमन विधि। ये हो गया दो टर्म। अब आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो हम लोग इस टर्म को समझते हैं, शिक्षण किसे कहते हैं पहले ये समझना पड़ेगा, अधिगम किसको कहते हैं, ठीक। ये दो टर्म अगर समझ जाएंगे, ठीक, तो शिक्षण कौन कौन करता है, शिक्षण में कौन कौन से अंग होते हैं, 3 याद रखेंगे, शिक्षक, विद्यार्थी और एक होता है पाठ्यक्रम, ठीक। इनके बीच जो अंतर संबंध होता है, शिक्षक के लिए शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों को सिखाता है। अगर शिक्षार्थी उसको सीख जाता है या उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम का मतलब क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन। और व्यवहार में कैसा परिवर्तन, तो अस्थायी परिवर्तन होना चाहिए, तभी अधिगम कहलाया जाएगा। अगर व्यवहार में अधिगम नहीं है, अस्थायी परिवर्तन, तो उसको अधिगम नहीं कहा जाएगा। जैसे अगर उसकी बात करें बाल विकास की, तो उसमें अधिगम एक चैप्टर ही है, तो वहां पे उसको देखेंगे, लेकिन ये अस्थायी वर्ड को याद रखेंगे कि व्यवहार में जब अस्थायी परिवर्तन होगा तभी उसको अधिगम कहेंगे। और इसके लिए 3 वर्ड दिया गया है, क्या, अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास। इन तीनों के कारण अगर होगा परिवर्तन व्यवहार में, तभी हम लोग क्या कहेंगे, इसको अधिगम कहेंगे, और अन्यथा उसको अधिगम नहीं कहेंगे, ठीक। इतना हो गया, ये बाल विकास का भी सेक्शन है। तो यहाँ पे लिखा गया है शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग, इसका अभिप्राय होता है सीखना। तो ये लिखा है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों तक क्या पहुंचाएगा, शिक्षक के पास क्या होगा, ज्ञान को, कौशल को, दक्षता को, व्यवहार को पहुंचाने का कार्य करता है। क्या करेगा, शिक्षक अपने व्यवहार के अंदर ये सब ज्ञान, कौशल, दक्षता, व्यवहार, और इसको पहुंचाने का कार्य करता है, किसके यहाँ, शिक्षार्थियों के यहाँ। तो ये हो गया शिक्षण। लेकिन इसको और बढ़िया समझेंगे, ऐसे आप लोग चित्र बनाएंगे, शिक्षक, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी, ठीक। तो ये शिक्षक के 3 ध्रुव है। ये किसने कहा है, जॉन डेवी ने, देखिए लिखा होगा जॉन डेवी ने। अगर कहा जाएगा कि शिक्षा द्विध्रुवी है, ये किसने कहा है, तो एडम्स ने, ठीक, एडम्स ने। कहीं कहीं एडम्स एवं रास भी लिखा रहता है, लेकिन शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया कौन है, तो एडम्स ने कहा है। ये त्रिध्रुवी मतलब जॉन डेवी ने, ठीक। इसको कहा गया गत्यात्मक है, यानी ये गतिशील है, हमेशा निरंतर चलता रहता है, गत्यात्मक मतलब। अंतःक्रियात्मक मतलब छात्र और शिक्षक के बीच कुछ ना कुछ क्रिया होती रहती है। तो शिक्षक के 3 चर हो जाते हैं, स्वतंत्र चर, इसको क्या कहेंगे, स्वतंत्र चर, ठीक। इसको क्या कहेंगे, आश्रित चर, ठीक ठीक। ये क्या कहेंगे, मध्यस्थ चर, ठीक। इसको स्वतंत्र चर इसलिए कहेंगे कि शिक्षक अपने मन से योजना बनाएगा, अपने नियम के अनुसार, अपने जो उसको पढ़ाना रहेगा वो एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाएगा, इसलिए क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन विद्यार्थी क्या है, आश्रित है। किस पे आश्रित है, शिक्षक पे आश्रित है। शिक्षक जो पढ़ाएगा, जिस विधि का प्रयोग करेगा, उसको बस शिक्षार्थी को क्या होता है, ग्रहण करना होता है। और पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, जो भी पाठ्यक्रम है उसी को पढ़ाना चाहिए। फिर इतना आप लोग को पता रहना चाहिए। तो यही कहा गया है कि शिक्षक के 3 बिंदु हैं, कौन कौन से, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, और इन तीनों के मध्य संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। इतना परिभाषा आप लोग लिख देंगे। शिक्षण के 3 बिंदु हैं, शिक्षक, पाठ्यक्रम और विद्यार्थी, इन तीनों के मध्य संबंध स्थापित करना क्या है, शिक्षण है। इतना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है तीनों ध्रुवों के मध्य, 3 ध्रुव कौन कौन से हैं, ये तीनों हो गए, संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है, ठीक। सामान्य अर्थ में ज्ञान प्रदान करना या तथ्यों को देना। हम लोग, शिक्षक क्या करता है, ज्ञान प्रदान करता है, तथ्यों को देता है, सिखाता है, निर्देशित करता है, ठीक। तो इसके अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन जो ये परिभाषा है कि शिक्षक के 3 ध्रुव है, तो 3 ध्रुव के पास 3 बिंदु कर देगा, तो ये किसकी परिभाषा है, रायबर्न। अगर आप लोग ऐसे लिख देंगे रायबर्न के अनुसार, और ऐसे अगर परिभाषा लिख देंगे, तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा। तो इतना याद रहेगा, ठीक।
अब शिक्षक ज्ञान पहुंचाने के लिए क्या करता है, ठीक, आपको सबको पता है, कुछ क्रियाकलाप करेगा, प्रश्न करेगा, वार्तालाप करेगा, खेल खिलाएगा, यानी सहभागिता आधारित शिक्षा होना चाहिए, ठीक। और शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करेगा, ठीक, और या तो करेगा कहानी सुनाएगा, वर्णन करेगा, कविता करेगा, यही सब कर सकता है। तो ये वही लिखा है, ठीक। फिर वही लिखा है शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से संबंधित है। शिक्षण तब तक अधूरा है जब तक सीखने वाली वस्तु या चीज का उपयोग नहीं कर पाता हो। मतलब कि शिक्षण और अधिगम क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे के पूरक है। कहा गया कि शिक्षण तब तक अधूरा है जब तक जिसको हम सिखा रहे हैं वो सीख ना पाए, उसका उपयोग ना कर पाए। शिक्षक कुछ शिक्षार्थी को सिखा रहा है तो अधिगम का मतलब क्या होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। व्यवहार में परिवर्तन का मतलब वो परिवर्तन अस्थायी हो, यानी कि उसको सीख जाए। अस्थायी परिवर्तन का मतलब वो उसको करने लग जाए, तो इसी को कहते हैं अधिगम मतलब अस्थायी परिवर्तन। बस इतना याद रखेंगे, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, ठीक। अधिगम मतलब सीखना, वो भी क्या, अस्थायी। इसके बाद देखिए शिक्षण के दो अर्थ है। पूछ देगा कि नैरो मीनिंग का अर्थ क्या है, ठीक, और ब्रॉड मीनिंग का मतलब क्या है। ब्रॉड का मतलब है व्यापक, नैरो का मतलब है संकुचित अर्थ, ठीक। दो चीज पूछेगा, संकुचित अर्थ और नैरो मीनिंग। तो संकुचित अर्थ मतलब कि हम लोग विद्यालय में जाते हैं और औपचारिक रूप से शिक्षा लेते हैं, तो विद्यालय की जो शिक्षा होती है वो क्या होती है, उसमें केवल शिक्षक पढ़ाते हैं, वही चीज ग्रहण करते हैं। तो ये क्या है, नैरो मीनिंग है, ठीक, यानी अध्यापकों द्वारा बच्चों के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। लेकिन हम लोग देखते हैं, हम लोग घर पे रहते हैं, समाज में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ बच्चे खेलते भी हैं, तो मनुष्य के जीवन निरंतर चलता रहता है और तमाम परिस्थितियों से वो गुजरता है और तमाम लोगों से मिलता है। तो उसकी वजह से जो इसमें व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यक्ति से, वस्तु की वजह से, समाज और वातावरण के वजह से और माध्यम की वजह से, ठीक। तो इसके वजह से जो इसमें परिवर्तन होता है, तो ये क्या है, व्यापक है। इसका परिवार में, विद्यालय में, समाज में, वातावरण में, उद्योग, सिनेमा, राजनीति, कला, जो भी आप लोग लिख सकते हैं, साहित्य की वजह से या कहानी पढ़ रहा है, किसी की वजह से भी परिवर्तन होता है। तो जितना भी एक्सटर्नल होगा ये क्या होगा, व्यापक अर्थ। तो ये दोनों चीजों को पता हो गया आप लोगों को। अब इसकी परिभाषा दी गई है, देखिए वही है। रायबर्न ने क्या कहा है, शिक्षण के 3 बिंदु हैं और शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, वही चीज है। और इन तीनों के मध्य संबंध स्थापित करना क्या है, शिक्षण है। रायबर्न की परिभाषा उधर बताए थे ना कि रायबर्न ने कहा है। एक रायंस थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने निर्देशित करने को कह दिया शिक्षण। देखिए दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने, बस दिशा निर्देश याद करेंगे। रायंस मतलब क्या याद करेंगे, निर्देश देना, बस इतना कोड वर्ड आप लोग याद रखना चाहिए, निर्देश देना रायंस। रायबर्न मतलब 3 बिंदु और तीनों में संबंध स्थापित करना शिक्षण हो गया, ठीक। इसके बाद आए योकम एवं सिम्पसन, ठीक। इन्होंने क्या कहा, जैसे हम लोग समाज में रहते हैं तो समाज में हमारे साथ अनुभवी सदस्य रहते हैं, ठीक। तो अनुभवी सदस्य अपरिपक्व और छोटे लोगों को जो सिखाते हैं, जीवन से अनुकूलन करना सिखाते हैं, उसको क्या कहा गया है, शिक्षण कहा गया है। यानी हम लोग उनसे भी तो सीखते हैं। इन्होंने दूसरे एक ही चीज को, जो भी हम लोग जानते हैं शिक्षण के बारे में, उसी को परिभाषित करेंगे। और मेन अगर शिक्षण को समझ गए तो पूरा सब्जेक्ट ही यही है, ठीक। तो यूकम और सिम्पसन ने क्या कहा, अनुभवी सदस्य जो अपरिपक्व लोगों को सिखाते हैं, ये क्या है, शिक्षण है। 3 परिभाषा हो गई। फिर इसके बाद अब इतना नहीं याद करेंगे, हो गया, बस 2-3 परिभाषा आप लोग लिख लेंगे। फिर ह्यूजेज एंड ह्यूजेज, सीखने में सहायता करना क्या है, शिक्षण है। गेज क्या है, पारस्परिक प्रभाव का रूप है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करना है, ठीक। उद्देश्य क्या है, अधिगम कराना। अधिगम का मतलब क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। तो गेज ने यही कहा है, ठीक। तो परिभाषा हम लोगों ने कैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए शिक्षण की, शिक्षण के 3 बिंदु हैं, रायबर्न ऐसे ही लिखे थे ना। निर्देशन कोड वर्ड क्या है, रायंस। और थॉमस एवं रिक्स ने क्या कहा, सीखने के लिए निर्देशन। निर्देशन केवल रहेगा तो रायंस, सीखने के लिए निर्देशन थॉमस एवं रिक्स, ठीक। समस्या का हल करना किसने कहा है, माथुर ने कहा है। व्यवहार में परिवर्तन देखिए ऊपर अभी था, व्यवहार में परिवर्तन गेज था, तो गेज हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक। क्लार्क ने क्या कहा है, व्यवहार परिवर्तन के लिए योजना बनाना, नियोजन, ये क्या है, शिक्षण है। योजना भी तो बनाता है कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले शिक्षक। तो यही सब है इसमें। सीखने के क्यों किसने कहा है, तो ह्यूजेज एंड ह्यूजेज। तो ह्यूजेज वाला याद करेंगे, सीखने में सहायता करना। और इसका एक मेन टर्म है, ये छोड़ दिए थे, तब तक कुछ नहीं सीखा, तब तक कुछ नहीं दिया गया जब तक वह ग्रहण नहीं किया। यानी शिक्षक सिखा रहा है तो तब तक वह कुछ नहीं प्राप्त किया, जब तक उसे ग्रहण नहीं किया तब तक कुछ नहीं दिया गया, ठीक। तो ये ह्यूज का परिभाषा, ह्यूजेज एंड ह्यूजेज का, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक। इतना आप लोग लिख लेंगे परिभाषा। अब इसके बाद विशेषताएं क्या होनी चाहिए, आप लोग इसको खुद सोचेंगे
कि विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, कैसा शिक्षण होना चाहिए, आप लोग क्या चाहते हैं कि शिक्षण के द्वारा मतलब सुनियोजित होना चाहिए, यानी अच्छे से प्लानिंग होना चाहिए, क्या पढ़ाना है शिक्षक को, कैसे पढ़ाना है, कौन कौन सा प्रश्न पूछना है, क्या क्या खाका तैयार करना है, किस विधि से पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट। तो ये सुनियोजित होना चाहिए। नियोजित मतलब प्लानिंग होना चाहिए, वेल प्लान होना चाहिए, ठीक। इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लानिंग होना चाहिए, ठीक। सुझावात्मक होना चाहिए, शिक्षण को हमेशा क्या करना चाहिए, सुझाव देना चाहिए, यानी बालकों को आदेश न दें, वो क्या दे, सुझाव दे कि इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ें, ये चीज ऐसे ऐसे पढ़ा सकते हैं, तो सुझावात्मक होना चाहिए। शिक्षण क्या होना चाहिए, दया और सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए, ठीक, ये याद रहना चाहिए। शिक्षा का हमेशा, शिक्षा से मतलब प्रेरणा मिलनी चाहिए, रुचि जागृत होनी चाहिए, मतलब ऐसा पढ़ा जाए कि प्रेरणा जागृत हो, यानी प्रोत्साहित हो लड़का, प्रोत्साहन देना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण होना चाहिए, यानी सबको ध्यान में रखना चाहिए, सबकी विभिन्नताओं को, कौन सा लड़का कैसा है, और उसके आधार पर उपचारात्मक और नियोजनात्मक शिक्षण करना चाहिए, ठीक। यह सृजनात्मक होना चाहिए। सृजनात्मक मतलब, सृजनात्मकता का मतलब होता है कुछ नया वो खोज कर पाए। सृजनात्मकता का मतलब क्या है, नवीन खोज से, इतना याद रखेंगे। सृजनात्मकता मतलब नवीन खोज से, तो शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि वो नवीन खोज कर पाए, ठीक। शिक्षण क्या होना चाहिए, प्रजातंत्री होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए और निर्देशात्मक होना चाहिए, ठीक। शिक्षण देखिए निदानात्मक और उपचारात्मक ऊपर बताया गया था ना, तो ऐसा ही होना चाहिए। निदानात्मक क्या मतलब क्या होता है, उपचारात्मक का मतलब होता है, यहीं पे समझ लेते हैं। निदानात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है, निदानात्मक मतलब कि जैसे डॉक्टर रोगी के रोगों का पता लगाता है, उसी प्रकार क्या आता है शिक्षण, उसके जो भी विद्यार्थी है उसके निदानात्मक को, मतलब जो उसकी कठिनाइयां आ रही हैं, समस्या आ रही है सीखने में, उसका जो पता लगाता है, उसका कारण जानता है, तो इसको क्या कहेंगे, निदानात्मक। और उसका उपचारात्मक मतलब उपचार कर देना, इसके कठिनाइयों को दूर कर देना क्या है, उपचारात्मक शिक्षण, ठीक। ये दोनों याद रहेगा, निदानात्मक, उपचारात्मक, ठीक। और डॉक्टर वाला एग्जाम्पल आप लोग दे देंगे, ये अलग से भी आ सकता है, ठीक। इसके बाद ये सहयोग पर आना चाहिए, आधारित होना चाहिए, ठीक। शिक्षण क्या होना चाहिए, सहयोग पर आधारित होना चाहिए, सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए। आपको कैसे याद रखेंगे, देखिए 3 4 100 से शुरू है ना, 100 के आगे 4 लिखेंगे, ठीक। 4 का मतलब, स मतलब सुनियोजित, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोग पर आधारित, और क्या है, सुझावात्मक। ऐसे आप लोग याद रखें, कोड वर्ड में अपना एक रूल बनाइए कि ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, तो ऐसे आप लोग हेडिंग बनाएंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा और आपको नंबर ही प्राप्त करना है, ठीक। इसके बाद ये हो गया, और एक 5 है, 100 के आगे क्या लिखेंगे, 105 या यस 5, ये सहानुभूतिपूर्ण हो गया, सुझावात्मक हो गया, सुनियोजित हो गया, सृजनात्मक हो गया, 5 तो यही हो गया। इसके बाद निदानात्मक, उपचारात्मक हो गया, व्यक्तिगत विभिन्नता हो गया, और प्रोत्साहन वाला होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए। तो ये सब हर एक बार लिखना है, हर एक क्वेश्चन में लगभग ये सब लिखना है, जहाँ भी विशेषता है किसी भी तरह की। उद्देश्य क्या होना चाहिए, वांछनीय सूचना है। वांछनीय मतलब जो कि वैलिड हो, जो कि जरूरी सूचना है वही देना है, इधर उधर की बात वाली सूचना ना देना, जो जरूरी है वही हम लोग पढ़ने। फिर चुने हुए तथ्यों का ज्ञान। शिक्षण का मतलब सिखाना है, सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, सीखने के लिए रुचि जागृत करना, आत्मविश्वास पैदा करना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना, ठीक। सृजनात्मकता से बालक सीख पाए, ये सब जितना भी है, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अपने परिवेश के प्रति जागरूक करना, ठीक ठीक। छात्र की कठिनाइयों को दूर करना और निवारण करना। शिक्षण का उद्देश्य तो यही है, सूचना दे, वो प्रोत्साहित करे, आत्मविश्वास पैदा करे, नेतृत्व क्षमता का विकास करे, उसको स्वच्छता का भी पाठ पढ़ाए, अपने आस परिवेश के प्रति जागरूक करे और कठिनाइयों को दूर करे, ठीक। अब देखिए, याद करिए, पूछेगा शिक्षण का प्रकृति क्या है, शिक्षण की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति में क्या है, पहला है कि शिक्षण विज्ञान है तो कला भी है। इसको दे देगा 1-2 नंबर में कि समझाइए कि शिक्षण विज्ञान है तो कला भी है। इसको कह देगा समझाने के लिए, शिक्षण विज्ञान है तो कला है। तो कैसे समझाएंगे, शिक्षण विज्ञान ऐसे है कि शिक्षण में हम लोग क्या करते हैं, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं, शिक्षण नियमों का प्रयोग करते हैं, और विज्ञान में भी क्या है, वही तर्कपूर्ण ढंग से, जो तर्कपूर्ण होता है, जो नियम पे फॉलो होता है, उसी का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शिक्षण क्या है, एक विज्ञान है। कला कैसे है, कला दिन प्रतिदिन हम लोग देखते जाएंगे तो उसमें परिवर्तन होता गया है। पहले की कला और आज की कला में कैसे अंतर आ गया है, पूरा अंतर आ गया है। इसी तरह से पहले के शिक्षण की प्रणाली कैसी थी और आज के शिक्षण की प्रणाली में बहुत अंतर आ गया है। तो ये क्या है, कला भी है। पहले टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता है, आज टेक्नोलॉजी का यूज होता है। पहले का शिक्षण
शिक्षक केंद्रित था, आज बाल केंद्रित होता है। तो अंतर हो गया है ना। तो ये कला की तरफ परिवर्तनशील भी है। तो इसको क्या लिख देंगे, ऐसे ही आप लोग लिख देंगे तो 2 नंबर आपको सीधा मिल जाएगा। फिर शिक्षक व शिक्षार्थी के बीच की कड़ी है। ठीक, बीच की कड़ी का मतलब क्या है, शिक्षक है, शिक्षक क्या है, कुछ सिखाता है और छात्र जिस विधि का प्रयोग करता है, जैसे सिखाता है उसको यह क्या करता है, ग्रहण करता है। इसमें विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। तो शिक्षण क्या है, इसकी बीच की कड़ी है, कैसे वो सिखाता है, क्या करता है, तो ये सब है। ठीक, शिक्षण शिक्षक का स्व मूल्यांकन है। शिक्षण के द्वारा शिक्षक स्वयं का स्व मूल्यांकन भी करता है। ठीक, विद्यार्थी के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन है। ठीक, ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिक्षण मनोविज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है। शिक्षण मतलब मनोविज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है और अधिगम व्यवहार परिवर्तन। शिक्षण और अधिगम के बारे में बताया गया कि अधिगम का मतलब व्यवहार परिवर्तन और ये मनोविज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है। ठीक, अब शिक्षण में समस्या क्या आ सकती है, एक तो आ सकती है माध्यम की समस्या। जैसे आप पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में, मातृभाषा में नहीं पढ़ा रहे हैं तो माध्यम की समस्या हो सकती है। सहसंबंध की समस्या, एक दूसरे से संबंध स्थापित करने की समस्या। ठीक, कक्षा में अनुशासन की समस्या आ सकती है। शिक्षा की समस्या, को एजुकेशन की समस्या है। व्यक्तिगत विभिन्नता, हर एक छात्र अलग अलग है तो इसकी भी समस्या है। फिर वो नवीन शिक्षण उपकरणों का अगर प्रयोग नहीं कर पाता है तो इसकी समस्या है। छात्र और शिक्षक के बीच में संबंध स्थापित नहीं हो सकता है तो उसकी समस्या है। क्लास में कुछ उपद्रवी छात्र होते हैं तो इसकी भी समस्या है। ठीक, नवीन उपकरणों का प्रयोग न कर पाना, इसकी समस्या है। समाजीकरण की समस्या है। ठीक, तो ये सब आप लोग खुद लिख लेंगे प्रॉब्लम। इसके बाद क्या आता है अगला टॉपिक, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या है, संप्रेषण। तो इसमें मेन चीज याद रखेंगे इसके अर्थ में कि जैसे लोग अब समूह में रहते हैं या कुछ भी रहते हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं और हम लोग किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए दूसरे से बात करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो इसमें मेन चीज ये है कि हम कोई बात कहें, जैसे हम आपसे कोई बात कर रहे हैं और आपको बात पूरा समझ में आ जाए। ये नहीं है कुछ भी बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आया। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा और आप उसका फिर उत्तर नहीं देंगे, प्रति उत्तर, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो यही मेन संप्रेषण है। आगे पढ़े में भी कि कैसे है। तो ये संप्रेषण प्रक्रिया, इसको याद रखेंगे और ये पूछेगा एग्जाम में। कैसे पूछेगा, तो आप लोग को चित्र बनाना है। एक स्रोत होना चाहिए संप्रेषण का। ठीक, संप्रेषण का एक स्रोत होना चाहिए। ठीक, इसके लिए क्या होना चाहिए, एक संदेश होना चाहिए। जैसे स्रोत रहेगा, ये एक संदेश होगा। संदेश का मतलब भाव विचार होना चाहिए, इंक्लूड करेगा। फिर इसको एक सेंडर होना चाहिए। फिर उसके बाद सेंडर को भेजने के लिए एक माध्यम होना चाहिए। जैसे कोई व्हाट्सएप के माध्यम से भेजता है संदेश, फेसबुक के माध्यम से देखता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट के माध्यम से भेजता है, मेल कोई करता है या कोई अखबार के माध्यम से कुछ संचार भेजता है या कुछ भी मैसेज करता है। तो ये कई तरीके हो सकते हैं। तो ये क्या है, माध्यम है। और इसको फिर माध्यम को अपनी भाषा में डिकोड करना और ये कहाँ पहुँचाना, रिसीवर के पास। फिर रिसीवर इसको अगर पूरा समझ लेगा और इसको पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देगा फिर किसको, जो उसको श्रोता था, जो उसको पहुंचाने वाला था। ठीक, तो ये क्या होगा, संप्रेषण प्रक्रिया है। आप लोग ऐसे इसको चित्र बनाएंगे। अब होगा संचार माध्यमों के कितने टाइप हैं, तो 2 टाइप हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी हम लोग होते हैं, तो इसमें बिजली की आवश्यकता होती है। और एक होता है प्रिंट मीडिया, अखबार हो गया, डाक पत्र हो गया, यानी हार्डवेयर कर सकते हैं, लिखित माध्यम में। ठीक, ये है सॉफ्टवेयर का टर्म, ये है हार्डवेयर का टर्म, जो लिख के देते हैं या लेटर कह लें या डाक के द्वारा कह लें या अखबार कर लें, ऐसे जो भी संदेश होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैट, ऑडियो चैट या जो भी होता है, ये संदेश जो क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा होता है। 2 हो गया। अब संप्रेषण के कितने प्रकार हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। संप्रेषण का अर्थ बाद में देख लेंगे, वो थोड़ा बाद में हो गया इधर उधर। तो शाब्दिक संप्रेषण, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक, जिसमें क्या होता है, भाषा का प्रयोग होता है। क्या होता है, भाषा का प्रयोग होता है। ठीक, वाणी के बोल या लिख के होता है। ठीक, यानी कि ये क्या होता है, वर्बल मतलब बोल के या फिर लिख के भी होता है। कंडीशन क्या रहना चाहिए, वही कंडीशन जो बताए हैं ऊपर, कि जैसा प्रेषक वैसा अभिग्राही होना चाहिए। यानी जैसा सेंडर होना चाहिए वैसा रिसीवर होना चाहिए। यानी सेंडर अगर हिंदी में कुछ बोल रहा है तो रिसीवर भी हिंदी समझने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं हिंदी में और जो ग्रहण करने वाला है वो बंगाली का है, वो कुछ समझ ही में नहीं रहे, तो संप्रेषण नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, संप्रेषण नहीं होगा। देखिए वही लिखा है कि उर्दू में कोई लिख रहा है तो रिसीवर को उर्दू आना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखेंगे। मौखिक संप्रेषण का मतलब क्या है, बोल के करना। जो बोल के होगा वो क्या होगा, मौखिक संप्रेषण। ठीक, ये क्या था, वर्बल मतलब बोल के या लिख के, दोनों हो सकता है। मौखिक मतलब बोल के करेगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, रिसीवर सुनने वाला होना चाहिए।
और ये सेंडर कौन सा होना चाहिए, प्रेषक कौन सा होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए। तो जैसा सेंडर रहेगा वैसा रिसीवर होना चाहिए। जैसे हम अगर बोल रहे हैं हिंदी में तो रिसीवर को हिंदी आना चाहिए, हम बोल रहे हैं उर्दू में तो रिसीवर को हिंदी और उर्दू आना चाहिए। तो ये है सेंडर अगर इंग्लिश का रहेगा, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का है तो रिसीवर इंग्लिश लैंग्वेज का होना चाहिए। इतना आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद उदाहरण के लिए क्या है, व्याख्या, कहानी, विचार विमर्श, वार्तालाप, ये सब क्या है, संप्रेषण होता है। ठीक, अब संप्रेषण देखिए कैसे हुआ है, ये संदेश भेजने वाला है, कोई माध्यम का प्रयोग किया है। ठीक, यहाँ पे सेंडर के लिए क्या होगा, मैसेज को इनकोड करेगा, यहाँ पे क्या है, डिकोड करने वाला होना चाहिए। दो चीज उधर था बनाए थे और यहाँ पे क्या है, फीडबैक देने वाला है। तो क्या है, देखिए ये लिखा है, जो आप सामने वाले को बताना चाह रहे हैं वो बात अगर समझ ले और ये भी बता दे कि मैं बात समझ गया हूँ, भाषा, तो ये क्या हो गया, संप्रेषण हो गया। ठीक, ये हो गया। तो संप्रेषण के लिए क्या होना चाहिए, कैसी भाषा होनी चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए, तो भाषा बोधगम्य होना चाहिए, समझने लायक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए संदेश, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, सरल शब्दों में होना चाहिए, कठिन वर्ड का प्रयोग नहीं होना चाहिए, फिर रिसीवर के क्वालिटी का ज्ञान होना चाहिए, रिसीवर कैसा है उसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक, यानी अच्छा प्रेषक वो है जो रिसीवर को देख के कम्युनिकेशन करे। ठीक, इतना आप लोगों को हो गया। फिर कम्युनिकेशन लिखित होना चाहिए। ठीक, सेंडर लिखेगा तो रिसीवर पढ़ेगा और दोनों को एक जैसा आना चाहिए, जो ऊपर बताए हैं। ठीक, इसके बाद था, ये तो था वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक, कौन सा था, वर्बल में दो टाइप का। ठीक, कौन कौन सा था, एक था लिखित और एक था मौखिक, हो गया। अब इसमें नॉन वर्बल में आता है जो हाव भाव से होता है, जैसे वाणी संप्रेषण। वाणी में जैसे केवल हा हा, हु, सीटी बजाना, जोर से बोलना, चीखना, मुस्कुराना आदि, ये क्या सब है, वाणी संप्रेषण। दूसरा क्या है, मुख मुद्राएं और चक्षु संपर्क। मुख मुद्राएं और चक्षु संपर्क क्या है, ये है। और स्पर्श संपर्क। ठीक, स्पर्श करके किसी चीज को के बारे में बताएंगे तो ये क्या है, तीन प्रकार का। ये क्या है, नॉन वर्बल। वर्बल में क्या है, बोल के, लिख के या मौखिक रूप से जो संप्रेषण होता था, ये हो गया। अब ये तो था संप्रेषण के प्रकार वैसे, लेकिन ये शिक्षण के आधार पर अगर संप्रेषण को देखें तो दो तरह का होता है। एक होता है व्यक्तिगत संप्रेषण और एक होता है सामूहिक संप्रेषण। ठीक, व्यक्तिगत और सामूहिक होता है। ठीक, व्यक्तिगत मतलब केवल एक शिक्षक को एक लोग पढ़ाएंगे। ठीक, एक शिक्षक को एक लोग समझाएंगे। तो इसके क्या होगा, अगर एक एक लोगों को एक शिक्षक समझाएगा तो एक एक बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ पाएगा। तो यही लिखा है, व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचानना। फिर अगर एक एक बच्चे को समझाएगा तो उसकी विशिष्ट योग्यताओं का विकास कर पाएगा। विशिष्ट योग्यता मतलब कि जिस चीज में कमी है या जिस चीज में बच्चा जैसे जानेंगे कि तेज है तो उसकी वो योग्यता है कि उसका उसमें मन लग रहा है, तो उसकी उस योग्यता का विकास कर पाएंगे। ठीक, और क्रियाशीलता का अवसर प्रदान कर पाएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये बहुत ही महंगा होगा। अब एक लोगों पे एक शिक्षक लगेंगे, तो अब जो यहाँ पे वो है बेसिक में कि एक लड़के पे 30 लड़के पे एक शिक्षक होना चाहिए, तो एक लड़के पे एक शिक्षक कितना महंगा होगा, तो ये बहुत महंगा है। ये पूरी तरह से बाल केंद्रित है, यानी कि उस पे बालक की विभिन्नता को ध्यान में रख के होगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया, मनोवैज्ञानिक है। व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है, ऊपर हो गया। विशिष्ट योग्यता पर है, क्रियाशील बनाती है, सेम वही। स्वयं करके सीखने पर बल देती है। फिर उसके बाद बालक पर शिक्षक व्यक्तिगत ध्यान देता है। ठीक, स्वयं करके सीखने में बल मिलता है। और क्या है, इसका डीमेरिट क्या है, ज्यादा खर्चा हो जाता है। ठीक, और यह संभव भी है कि एक के लिए एक शिक्षक रख पाए। समय का बेकार होता है कि एक शिक्षक एक लोग को पढ़ा रहा है, समय का, आसक्ति का अव्यय होता है, अव्यवहारिक है, प्रेरणा प्रोत्साहन का अभाव रहता है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं सामूहिक संप्रेषण। ऐसे ही पूछेगा कि उसका दोष क्या है और मेरिट क्या है, गुण क्या है, यही पूछेगा। आप लोग को ये नोट्स हम लोग इसके टेलीग्राम चैनल अपने परम ज्योति पठन पाठन, इसको हिंदी में सर्च करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा, या तो इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और आप इसको अगर पढ़ लेंगे बढ़िया से, ठीक, तो आप लोग आसानी से आप लोग बढ़िया से कर पाएंगे। अब आता है सामूहिक संप्रेषण, मतलब कक्षा शिक्षण। ठीक, एक शिक्षक कई लड़कों को पढ़ाता है, कई बच्चों को पढ़ाता है, तो ये क्या है, सरल व्यवहारिक है। वो सरल व्यवहारिक नहीं था, वो जटिल था। इस विधि में तर्क, शक्ति, कल्पना आदि का विकास होता है। सामूहिक भावना का विकास होता है। जब साथ में पढ़ेंगे तो सामूहिक भावना का, और देखिए साथ में पढ़ेंगे तो प्रतिस्पर्धा का भी विकास होता है कि वो लड़का तेज है तो हमको भी तेज होना है, या वो फर्स्ट आ रहा है तो हमको भी फर्स्ट आना है। तो देखिए प्रतियोगिता की भावना विकसित होगी। इसके बाद पढ़ने के लिए उत्साह उत्पन्न होगा। फिर
संकोची और लज्जाशील छात्रों के लिए उपयोगी है। कई लड़के अगर अकेले पढ़ेंगे तो संकोची ही रह जाएंगे, और लड़कों में पढ़ेंगे तो उनकी लज्जा कम होगी, संकोची से दूर होंगे और कार्य कुशलता बढ़ेगी। ठीक, इतना हो गया। इसके दोष क्या है? प्रत्येक बालक की रुचियों को वो नहीं समझ पाएगा, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को वो ध्यान नहीं दे पाएगा सबको, इसीलिए समझ निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई होता है, इसीलिए क्या है? क्षेत्र संकुचित है। ठीक, व्यक्तिगत संकल्प नहीं होता है, वो वही है। शिक्षण सक्रिय होता है शिक्षक, लेकिन छात्र इसमें सभी सक्रिय नहीं रह पाते। ठीक, व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए वही सब लिखा है सेम सेम। इसके बाद संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो जो कंटेंट हम लोग ऊपर देखे थे, जो उसमें उपयोग हो रहा है, जैसे संचार का चैनल क्या क्या है, ठीक, उसमें शोर युक्त नहीं हो रहा है, बाधा नहीं हो रहा है, नॉइस लेस होना चाहिए। अभिग्राही को, जैसे छात्र है, ये सतर्क होना चाहिए सुनने में। जैसे कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, और जो सुनने वाला है वो अगर सुन ही नहीं रहा है तो उसको प्रभावित करेगा संप्रेषण को। भाषा सेम होना चाहिए, फीडबैक बहुत जरूरी है। तो ये सब जितना भी है उसका माध्यम सही होना चाहिए, उसमें कोई नॉइस नहीं होना चाहिए, सेंडर और रिसीवर को एक्टिव रहना चाहिए। ठीक, ये सब बातें हैं। ये सब अगर दिक्कत रहेगी तो उसमें समस्या आएंगी। ठीक, शिक्षण में क्या है? छात्र संप्रेषण करता है, शिक्षण का व्यक्तित्व जरूरी है। ठीक, ये सब ये प्रभावित करने वाले कारक है। शिक्षण में छात्र प्रभावित करता है संप्रेषण को, शिक्षण का व्यक्तित्व प्रभावित करता है। ठीक, ये तो है कि संप्रेषण को कैसे प्रभावित करते हैं, लेकिन शिक्षण में संप्रेषण को कौन प्रभावित करने वाले कारक है? तो छात्र, अगर मान लिया शिक्षक बोल रहा है, छात्र सही से सुनेगा ही नहीं, तो संप्रेषण प्रभावित होगा। शिक्षण का व्यक्तित्व कैसा है, ये भी संप्रेषण को प्रभावित करता है। उचित शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री का प्रयोग, ये भी संप्रेषण को प्रभावित करेगा। ये सब देख लेंगे, शिक्षण के उद्देश्य की जानकारी, चयन, ये सब देख लेंगे अपने से। अब देखेंगे प्रभावी संप्रेषण के तरीके, मतलब संप्रेषण कैसे अच्छा होगा। प्रभावी का मतलब कैसे प्रभाव जमाएगा। तो संचार माध्यम अच्छा होना चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए, भाषा दोनों की एक जैसे होनी चाहिए, सेंडर रिसीवर की, ऊपर बताया गया है। संप्रेषण स्रोत और बल और गुणवत्ता होने चाहिए। ठीक, प्राप्तकर्ता का बल और गुणवत्ता, यानी संप्रेषण श्रोता और ये रिसीवर दोनों को एक्टिव रहना होगा, और बल और गुणवत्ता रहित होना चाहिए। फिर फीडबैक भी मिलना चाहिए, और वातावरण की परिस्थितियाँ अच्छी होनी चाहिए ताकि प्रभावी संप्रेषण हो पाए। ठीक, कोई नॉइस ना हो, ये सब चीज़ें। जो उसका डिमेरिट था इसके जो मेरिट को कर देंगे तो वो सेम सेम हो जाएगा। ठीक, जैसे जो इसके प्रभावित कर रहा था उस प्रभाव को दूर कर देंगे, जो जो दिक्कतें आ रही थी, तो क्या हो जाएगा? ये प्रभावी संप्रेषण के तरीके हो जाएंगे। अब इसके बाद संप्रेषण का अर्थ देखते हैं, ये बाद में। संदेश भेजना या सूचना का भेजना क्या है? प्राप्तकर्ता को। एक होगा प्रेषक, एक होगा प्राप्तकर्ता। तो वही चीजें पढ़ेंगे। प्राप्तकर्ता को उसे ठीक और सही अर्थ में समझना, जिस रूप में और अर्थ में संप्रेषक चाहता है, यानी प्रेषक जिस रूप में समझाना चाहता है, अगर प्राप्तकर्ता को उसी रूप में समझ में आ गया, ठीक, तो ये क्या हो गया? संप्रेषण हो गया। यानी भली प्रकार प्रेषित करना ही संप्रेषण है, ऐसे लिखेंगे। अगर ऐसे लिखना है तो लैटिन के कम्युनिस्ट शब्द से बना है, अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन से बना है। कम्युनिस्ट का अर्थ होता है विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान। इतना लिखेंगे, कम्युनिकेशन और कम्युनिस्ट। ये पूछ देगा कि कम्युनिकेशन लैटिन के किस वर्ड से बना है, तो कम्युनिस्ट से बना है। ठीक, पाल लिगन्स ने अपनी परिभाषा दी है कि संचारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, देखिए ये विचारों, भावनाओं और सूचनाओं, प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला अर्थ, उद्देश्य और उपयोग को भली भांति समझ पाए। ठीक, इन तीनों को अगर समझ पाएगा भली भली, तो पाल लिगन्स की ये परिभाषा है, इसको ध्यान देंगे कि दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों और भावनाओं और प्रभाव आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला अर्थ, उद्देश्य, उपयोग को भली भांति समझ पाए। ठीक, इसके बाद क्रय का है। ठीक, ये सब छोड़ दीजिए, परिभाषा उतना नहीं याद करना है, नोट्स दे देंगे, अगर आप लोग को समय रहेगा तभी पढ़िएगा। इसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, तो आवश्यकता महत्व आप लोग लिख लेंगे कि शिक्षण की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अच्छा संप्रेषण जरूरी है। पाठ को पढ़ाने में संप्रेषण की बहुत अच्छी भूमिका होती है। पाठ का प्रस्तुतिकरण कुछ भी किया जाता है तो उसमें संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। कुछ भी प्रश्नोत्तर विधि या प्रश्न पूछेंगे तब भी संप्रेषण की जरूरत पड़ती है। बालक का ध्यान कैसे केंद्रित करें, इसके लिए भी
ठीक, नए ज्ञान से किस प्रकार परिचित करा। तो ये सब क्या है, महत्व है संप्रेषक का। जितना ही अच्छा संप्रेषक होगा उतना ही अच्छे से बच्चों को समझ में आएगा। तो ठीक है, ये सब आप लोग लिख लेंगे। ठीक, पाठ्य वस्तु को तार्किक और व्यवस्थित रूप से पढ़ाने में भी क्या होता है, संप्रेरक का होता है। स्टेप क्या है, ऐसे बनाना चाहिए कि स्टेप अगले सोपान का छोड़ दीजिए इसको। फिर संप्रेषण की क्या है विशेषताएं, कम से कम 2 लोग होना चाहिए संप्रेषण के लिए। ठीक, क्या होना चाहिए, 2 लोग होना चाहिए। इसमें क्या होता है, विचारों भावनाओं का आदान प्रदान होता है, पारस्परिक संबंध स्थापित होता है। ठीक, 2 लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान होगा तो क्या होगा, 2 लोगों में पारस्परिक संबंध स्थापित होगा। ठीक, इसमें अंतर प्रक्रिया निहित होती है। अंतर प्रक्रिया मतलब एक लोग बोलते हैं, दूसरा लोग समझते हैं, तो ये क्या रहते हैं, दोनों लोग एक्टिव रहते हैं, तो अंतर प्रक्रिया निहित होती है और दोनों पक्षों का विकास होता है। दोनों पक्षों को क्रियाशील रहना जरूरी है। आदान प्रदान के लिए एक माध्यम भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विशेषता में एक माध्यम होना चाहिए। पृष्ठपोषण भी दिया जाना अनिवार्य है। ठीक, ये एक गतिशील प्रतिक्रिया है, यानी कि ये क्रियाशील और गतिशील दोनों लिख देंगे। संप्रेषण के 4 कार्य हैं, सूचना प्रत्यक्ष करना, प्रेषित करना, फिर विश्वास जागृत करना और समन्वय स्थापित करना। ठीक, फिर मानवीय सामाजिक वातावरण को बनाए रखने का कार्य करना, अनुभवी की साझेदारी करना, ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। विचारों को मौखिक, लिखित और हाव भाव में व्यक्त किया जाता है। तो ये सब आप लोग लिख लेंगे, वही चीज लिखना है। क्या क्या बस याद रखना है, ठीक, द्विवाही प्रक्रिया है, यानी दोनों ओर से है। विचारों का आदान, भावनाओं का आदान प्रदान होता है। पारस्परिक संबंध और अंतर प्रक्रिया निहित होती है। इसमें दोनों पक्ष क्रियाशील होते हैं, गत्यात्मक होते हैं। एक माध्यम होना चाहिए, पृष्ठपोषण होना चाहिए। इतना याद रहेगा, आप लोग इतना तो याद ही कर लेंगे। फिर शिक्षक के 3 चर हैं, ये आप बता चुके हैं, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर और आश्रित चर। ठीक, अब इसके बाद शिक्षण के सिद्धांत हैं, ये चैप्टर है। सिद्धांत का मतलब होता है कैसे शिक्षण किया जाए, उसका सिद्धांत होना चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या उपयोग करना चाहिए। तो पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि बालक जितना खुद क्रियाशील रहेगा उतना ही सीखेगा। देखिए, बालक के शरीर और मस्तिष्क को क्रियाशील बनाकर ही उसे सिखाया जा सकता है। ठीक, ये लिखा है। फ्रावेल ने क्या लिखा है, बालक क्रिया के द्वारा ही कार्य सीखता है, अतः जहाँ तक हो सके उसे सीखने का अवसर दिया जाए। गांधी जी ने क्या कहा था, मस्तिष्क की शिक्षा केवल शरीर के उचित अभ्यास से ही प्राप्त हो सकती है। ठीक, ये सब हो गया। मॉन्टेसरी प्रोजेक्ट, किंडरगार्टन, डाल्टन बेसिक शिक्षा पद्धति इसी पर आधारित है। मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन थे, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन थे, किंडरगार्टन के जनक कौन थे, ये बताया गया है, आप लोग देख लेंगे। ठीक, फिर से इसको एक बार लिख लेंगे। ठीक, जीवन से संबंध स्थापित कराने का सिद्धांत है, यानी जो भी हम लोग पढ़ाएंगे या जो भी हम लोग पढ़ाएंगे, टीचिंग का शिक्षण करेंगे, वो जीवन से जुड़ा होना चाहिए उसके, यानी जो भी चीज़ एग्जाम्पल देंगे उसके जीवन से जुड़ा होना चाहिए, उसके पूर्ण ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। उसके जो आसपास वस्तुएं हैं जो वो देख रहा है डेली नित्य पे, उससे संबंध स्थापित करा के हम लोग क्या करना चाहिए, पाठ का वो करना चाहिए। ठीक, इसके बाद और क्या है सामान्य सिद्धांत में, रुचि का सिद्धांत। हमको ऐसे शिक्षण करना है कि उसकी रुचि जागृत होगी। जब तक रुचि नहीं होगा वो सीखेगा नहीं, तो हम लोग रुचि के सिद्धांत से करेंगे। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, जो भी हम लोग शिक्षण कर रहे हैं उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, एक निश्चित पाठ्यक्रम के जो भी हम लोग पढ़ भी रहे हैं आजकल, किस लिए पढ़ रहे हैं, कोई नौकरी पाने के लिए, कोई भी निश्चित लक्ष्य है तभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसका एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। नियोजन मतलब कोई भी अगर शिक्षण कार्य किया जाना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, योजना बनानी पड़ेगी, प्लानिंग वाला, ये पहले ही बताया गया है ऊपर। ठीक, तो ये क्या है, चयन का सिद्धांत। हम लोग जो भी चीज पढ़ाएंगे, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिलेबस में है, तो उसकी सफलता जो भी हम लोग चयन करते हैं उसी पर निर्भर है, तो चयन भी करना चाहिए। ज्ञान तो अथासार है, इसीलिए चयन जरूरी है, कब क्या क्या पढ़ाना है, किस सीक्वेंस से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। सभी व्यक्ति अलग अलग हैं, सभी लोगों के सीखने की कैपेसिटी अलग अलग है, सभी लोग अलग अलग परिवेश में रहते हैं, तो उनका एक चारित्रिक गुण अलग अलग है, तो ये भी है, उनको उनके विभिन्नता के आधार पे हम लोग शिक्षक करना है, उसको मिला के शिक्षण करना है ताकि सभी लोगों को समझ में आए। ठीक, लोकतांत्रिक व्यवहार और जनतंत्रीय की व्यवहार के सिद्धांत। तो भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य है, तो इसमें सभी को सीखने का अधिकार है, इसीलिए इसमें इसका मतलब क्या है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है। ठीक, विभाजन का सिद्धांत मतलब सिलेबस को छोटे छोटे खंडों में विषय वस्तु को विभाजित करके शिक्षण करें। ठीक, सहसंबंध स्थापित करने वाला ऊपर बताया जा चुका है। इतना ही क्या है, शिक्षण के सिद्धांत है, तो इसको याद कर लेंगे एकदम। ये क्या है,
शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, क्रियाशीलता होना चाहिए, रुचि जागृत करने वाला होना चाहिए, सहसंबंध स्थापित करने वाला होना चाहिए, फिर उसके बाद निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, चयन होना चाहिए, नियोजन होना चाहिए। ठीक, इतना हो गया। जैसे शिक्षण करने जाएंगे तो क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, चयन होना चाहिए पाठ्यक्रम का, नियोजन मतलब प्लानिंग से होना चाहिए, रुचि विकसित करने वाला होना चाहिए, सहसंबंध स्थापित करने वाला होना चाहिए, निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, सब हो गया। व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होना चाहिए और कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। ठीक, और खेल पर आधारित होना चाहिए, यानी क्रिया वो स्वयं करके सीखे। ठीक, और ये फ्राबेल वाला याद करेंगे, ये पूछा जा सकता है 1 नंबर में, ऐसे दे देगा, ये किसने कहा है ये पूछ देगा। मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत मतलब हम लोग ऐसे क्रिया करके पढ़ाएंगे जिससे उसमें प्रेरणा जागृत हो, यानी कि बालक को सीखने के लिए वो प्रेरित करे। ठीक, ये पाठक एवं त्यागी ने कहा है कि शिक्षक में प्रेरणा शक्तिशाली तत्व है, यह रुचि जागृत करता है। अगर प्रेरित हो जाएगा व्यक्ति तो रुचि बढ़ेगा विषय में, विचार को तीव्र बनाता है और क्रियाशीलता को भी जन्म देता है। अगर प्रेरणा रहेगा, प्रेरित रहेगा व्यक्ति, तो उसमें क्या होगा, रुचि का विकास होगा कि हम लोग प्रेरित है तो नहीं हम पढ़ें, लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए प्रेरित है। आवृत्ति का सिद्धांत मतलब अगर हम चीजों को बार बार बताएंगे, पुनरावृत्ति करेंगे तो वो जल्दी सीखेगा। गृह कार्य देंगे, तरीका क्या होना चाहिए इसके लिए, परीक्षा लेंगे बार बार, अर्धवार्षिक परीक्षा, ये होता है, टेस्ट होता है, सतत परीक्षाएं भी करवाई जाती हैं, तो ये सब परीक्षा जो होता है प्री बोर्ड, बोर्ड, ऐसे करके, तो ये हम लोग को पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। फिर उसके बाद मनोरंजन का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत, एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। ठीक, और इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण मतलब कि जो भी कठिनाइयां है उसको दूर किया जाए। फिर अनुकूल वातावरण होना चाहिए शिक्षक के लिए, समूह गत्यात्मक, यानी सभी समूह गतिशील रहेगा तभी सीखेगा। ठीक, गतिशील वाला, अनुकूल वातावरण वाला, उपचारात्मक शिक्षण वाला होना चाहिए। ठीक, और एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर पाए, यानी सहयोग और सहानुभूति से भी सीखे। सृजनात्मकता मतलब कि ऐसे सिखाना है कुछ नयापन हो, मतलब कोई भी वो खोज कर पाए। ठीक, इसके बाद है शिक्षण के सूत्र। हम लोग कुछ ऐसे रूल बनाए कि इस बेसिस पे हम लोग ऐसे ऐसे यहाँ से पहले इस चीज़ का नॉलेज देंगे, फिर इस चीज़ का नॉलेज देंगे, तो ये क्या कहलाया, शिक्षण के सूत्र कहलाया। ठीक, शिक्षण का क्या होना चाहिए, कुछ एक उद्देश्य होता है, तो इसमें क्या आती है, समस्या आती है, तो इस समस्याओं को निपटाने के लिए और इस समस्याओं को समाधान के लिए क्या किया गया, सूत्र बनाया गया। जैसे शिक्षण का उद्देश्य है, इन उद्देश्य को पूरा करने में क्या आएंगी, समस्या आएगी, और इस समस्याओं को निपटाने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सूत्र बनाए गए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। और सबसे खतरनाक ये बढ़िया परिभाषा है, और ये बार बार परीक्षा में आता है, सीधा सीधा देगा 1 नंबर में कि ये किसकी परिभाषा है। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शित करते हैं, इतना बस याद रखेंगे, और जिसमें सिद्धांत से व्यवहार से सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, बस ये पथ प्रदर्शन कोड याद रखेंगे। और याद कर पाएंगे तो ठीक है, याद कर लेंगे। टी रेमंड ने कहा कि शिक्षा सूत्र तरीकों को बताते हैं जिससे आशा की जाती है कि सिद्धांत सहायक हो सके। ठीक ठीक, ये भी देख लेंगे, आपको ये PDF शेयर हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगाना है। फिर अब शिक्षण सूत्र के प्रकार करना है, कैसे हम लोगों को शिक्षण करना है, किस वे में हम लोगों को पढ़ाना है। तो क्या है, सरल से जटिल की ओर बनाना है, यानी पहले सरल चीज़ों को बताना है, फिर कठिन चीज़ों को बताना है। ठीक, और सरल और कठिन किसको कहेंगे, अगर जैसे आपके लिए अगर कोई भी चीज़ बताई जाती है, अगर वो आपके लिए समझ में आता है, पहले से आता है, तो आपके लिए सरल है। और कोई आसान ही चीज़ जैसे हम बता रहे हैं, अगर आपको नहीं आता है तो वो आपके लिए कठिन हो गया। यानी कि वो विद्यार्थियों के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों के लिए सरल और कठिन अलग अलग है। जिसको जो नहीं आता है उसके लिए कठिन है, जिसको जो आता है उसके लिए सरल है। हो सकता है किसी को कठिन चीज़ बहुत ईजी वे में आती हो, तो ये है सरल से जटिल की ओर। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल को ध्यान रखेंगे और एग्जाम्पल लिखना है। हासिल का जोड़ बताने सिखाने से पहले गिनती और साधारण जोड़ घटाना बताना है, तब हासिल का जोड़ घटाना बताना है। पहले सरल, फिर उसके बाद कठिन। इतिहास का बताने के लिए क्या करेंगे, पहले छोटी छोटी कहानियां सुनाएंगे और फिर डायरेक्ट घटना नहीं बताएंगे, बाद में घटनाओं को बताएंगे। ठीक, तो सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी पूर्व ज्ञान से जोड़ करना चाहिए। पहले जो जानता है उसको बताएं, इससे क्या होगी, रुचि उत्पन्न होगी, जिज्ञासा जागृत होगी, वो व्यक्ति पढ़ने के लिए प्रेरित होगा। रुचि, जिज्ञासा, ये सब प्रेरणा, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। रुचि जागृत होगी तो प्रेरणा भी मिलेगी और वो सीखने के लिए तत्पर होगा। ठीक, तो ये होगा, ये सब आप लोग लिख लेंगे। उदाहरण करेंगे,
वर्णमाला की जानकारी कराते समय हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क की जानकारी कराना है तो क से हम लोग सब पूछेंगे क्या क्या तुम अपने रूम में क से क्या क्या चीज देख रहे हो, तो बताएगा कि कलम देख रहे हैं, क से क्या देख रहे हैं, कमल देख रहे हैं, फूल रहेगा तो जो भी वो जानता है वो बताएगा क्या क्या देख रहे हैं। ठीक, क से किताब देख रहे हैं, क से ये कॉपी देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग बुलवाएंगे कि क से क्या क्या होता है, कबूतर भी देखता है, लिखा हुआ है। ठीक, तो ये सब है। पहाड़ा बताने के लिए पहले गिनती को पहले याद दिलाएंगे, तो क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। फिर स्थूल से सूक्ष्म का मतलब क्या है, पहले हम लोग मूर्त, इसे मूर्त से अमूर्त की ओर कहते हैं। मूर्त मतलब जो हमें दिखाई देता है, जो हम देख रहे हैं, जो हम छू सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, मूर्त। और जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं, अमूर्त। तो हम लोग शिक्षक कैसे होना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर। जैसे गणित में जोड़ सिखाने के लिए पहले हम लोग जो देख रहे हैं, गोली गेंद कंकड़ लेंगे और उससे जोड़ जोड़ के बताएंगे। भूगोल को अगर बताना है तो हम लोग मानचित्र मॉडल दिखाएंगे, तब उसको बाद में नदी पर्वत पहाड़ के बारे में बताएंगे, क्योंकि वो सब देख नहीं रहा है, लेकिन मॉडल में दिखाएंगे उसको तो वो सब देख रहा है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षक होना चाहिए। शरीर के अंगों के नाम बताना है तो पहले बालक खड़ा कर देंगे, तो बालक क्या है, स्थूल है, और फिर उसमें सूक्ष्म अंगों को बताएंगे। ठीक, जैसे वृत्त के बारे में बताना है तो वृत्त तो ऐसे खींच दिए तो ये वृत्त हो गया स्थूल। अब इसके अंगों को बताना है कि ये त्रिज्या है, ये केंद्र है, ये क्या है, तो ऐसे भी कुछ भी, क्योंकि वृत्त अभी पढ़े थे तो ये हम लोग एग्जाम्पल दे दिए। पूर्ण से अंश की ओर सेम वही है, इसी तरह से ऊपर वाला। पहले हम लोग क्या करेंगे, बालक सबसे पहले वृत्त को ही देखता है, फिर उसके जड़ तना आदि, जैसे वृक्ष को देखेगा फिर उसके छोटे छोटे भाग को बताएंगे, यानी पूर्ण से अंश की ओर बताएंगे। पहले एक पेड़ को दिखाएंगे, फिर पेड़ में क्या क्या है इसको दिखाएंगे, जड़ तना पत्ती, यानी पूर्ण से अंश की ओर चलेंगे। इसका आधार क्या है, गेस्टाल्टवाद। ये विकल्पीय में कई बार पूछा गया है, गेस्टाल्टवाद में कौन से शिक्षण सूत्र पर आधारित है, पूर्ण से अंश की ओर। गेस्टाल्टवाद किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है, तो पूर्ण से अंश की ओर। इसके अनुसार पहले हम वस्तु को पूर्ण रूप, ठीक, ये भी हो गया। फिर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, भूगोल वाले मानचित्र का एग्जाम्पल है। ठीक, अनिश्चित से निश्चित की ओर। पहले हम लोग अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी जो उसको नहीं पता होता है। ठीक, जैसे कि होता है कि हम लोग कोई भी चीज सीखते हैं तो उसमें अस्पष्टता में अनिश्चितता होती है। ठीक, और वो सही से नहीं सीख पाते हैं, या कोई भी चीज अनुभव, और तो हम लोग क्या करते हैं, समय के साथ शिक्षक उसको क्या करता है, दूर करता है उस अनिश्चितता को और सही चीज बताती है। तो हमारा ज्ञान क्या होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। तो अनुभव और परिपक्वता के आधार पर वो कुछ भी ठाट बना लेते हैं, लेकिन जो अनिश्चित अस्पष्ट होता है, शिक्षक इसको सुधारेगा और उसको क्या करेगा, निश्चित करेगा। ठीक, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी प्रत्यक्ष मतलब जो देख रहा है, जो अप्रत्यक्ष मतलब जो नहीं कर रहा है, यानी सीन टू अनसीन, दृश्य से अदृश्य की ओर इसको कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है, ठीक, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये क्या है, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट से सामान्य में पूछेगा, आगमन विधि में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विशिष्ट से सामान्य। इसको भी स्टार कर लीजिए और गेस्टाल्टवाद वाले को स्टार कर लिए, ये सीधा सीधा पूछ देगा। ठीक, दृष्टांत की ओर ले जाना, यानी क्या है, आगमन विधि का मतलब क्या है, विशिष्ट से सामान्य मतलब पहले नियम बताना, नहीं, पहले उदाहरण बताना फिर नियम। निगमन में ना नियम बताया जाता है, तो उदाहरण से नियम की ओर कहा जाएगा। उदाहरण से नियम में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आगमन विधि का। यही क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। उदाहरण से नियम मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर। यह क्या है, रुचि उत्पन्न करने में सहायक होता है। ठीक, जैसे वही संज्ञा वाला एग्जाम्पल जो पहले बताया गया। फिर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण मतलब किसी चीज को डिटेल में बताना, और जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए परिमाप बताना है तो परिमाप को पहले डिटेल में बता देना, या कोई भी चैप्टर बताना है उसको डिटेल में बताना। फिर संश्लेषण मतलब उसके मेन तथ्य को बता देना। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि संश्लेषण का मतलब क्या है, ज्ञान को निश्चित रूप देना, यानी डिटेल में एनालिसिस करके किसी भी चीज का, ये क्या हो गया, विश्लेषण। लेकिन उसको 60 नोट जो लास्ट में लिखा रहता है, ये संश्लेषण करके लिखा रहता है, तो ये क्या है, उसको निश्चित रूप से प्रदान करना। जैसे समस्या है, उसके टुकड़े टुकड़े करके समाधान निकालना, फिर उसको जोड़ के एक निष्कर्ष पे पहुंचना, ये क्या है, संश्लेषण है। एक निष्कर्ष पे पहुंचना संश्लेषण है, और कई समस्या का समाधान खोजना, ये क्या है, उसका डिटेल एनालिसिस करना, ये क्या है, विश्लेषण है। ठीक, फिर उसके बाद मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर होना चाहिए। ठीक, ये भी आप लोग कर लेंगे। ठीक, इसके बाद क्या है, प्रकृति का अनुसरण, यानी छात्रों की प्रकृति कैसी है
उसके अनुसार ही हमारा क्या होना चाहिए, शिक्षण होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, शिक्षण की कुछ प्रविधियां हैं। ठीक, शिक्षण विधि से क्या होती है, शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत होती है, यानी कैसे हम लोग शिक्षण करेंगे होगा। शिक्षण के इसके एक ये की डिफिनीशन है थ्रिंग का, शिक्षक शिक्षण विधि द्वारा छात्रों के योग्य कार्य करने, साथ ही यह कैसे किया जाए इसका वो है। ठीक, ये बस ये कोड भाषा में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद माफेट ने कहा है कि इसका उपयोग अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों से होता है। ठीक, इसके बाद इसके सीधा सीधा विधियां पढ़ते हैं। कौन कौन सी विधि है, तो पहली कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक, प्रश्नोत्तर विधि में क्या है, जिज्ञासा मानव का स्वभाव होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन से हैं, सुकरात। अगर प्रश्नावली विधि पूछा होता तो कौन है, प्रश्नावली विधि के वुडवर्थ। ठीक, वाद विवाद विधि पूछेगा तो प्लूटो। ठीक, उसके बाद अन्वेषण विधि पूछेगा तो आर्मस्ट्रांग। ठीक, तो इसके 3 सोपान है, क्या है, निरीक्षण है, अनुभव है, फिर परीक्षण है। ठीक, तो इसका महत्व क्या है, महत्व से क्या है, जिज्ञासा जागृत होती है, रुचि का विकास होता है, ध्यान है, चिंतन है, पाठ विस्तार होता है। ठीक, ये सब आप लोग कर लेंगे। ये हमेशा हर एक चीज में लिखना है। देखिए, यह प्रश्न सरल और स्पष्ट हो, यानी प्रश्न कैसा होना चाहिए, सरल व स्पष्ट हो, यही सब लिखना है। प्रश्न पाठ्य पुस्तक से होना चाहिए। ठीक, प्रश्न संपूर्ण कक्षा से होना चाहिए, प्रश्न पूर्ण ज्ञान से जोड़ते हुए होना चाहिए, प्रश्न शिक्षण के अनुकूल हो, प्रश्नों में क्रमबद्धता हो और शिक्षा के विषय के पूर्ण ज्ञान से आधारित हो। ठीक, इतना हम लोग को हमेशा लिखना है। सरल और स्पष्ट हर एक चीज होना चाहिए, वो पाठ्य वस्तु से होना चाहिए, चाहे कोई प्रविधि हो। प्रश्न संपूर्ण कक्षा से पूछना चाहिए, ये पूर्ण ज्ञान से जोड़ कर होना चाहिए और शिक्षक के अनुकूल हो। ठीक, इसके बाद देखेंगे दूसरी प्रविधि, प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से, प्रश्नावतना प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, समस्या प्रश्न। ठीक, इसके बाद क्या है, विवरण विधि। तो विवरण विधि में क्या है, इसे कथन विधि भी कहते हैं। इसका क्या है सूत्र, कैसे है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। विवरण विधि कैसे देंगे, पहले हम अज्ञात चीजों को बताएंगे, फिर उसके बाद ज्ञात की ओर चलेंगे। तो क्या करेंगे, पाठ्य वस्तु, घटना, स्थान, सरल भाषा में कथन। ठीक, विवरण देंगे हम लोग। जैसे उदाहरण क्या दिया गया है, ऐतिहासिक स्थलों के बारे में हम लोग बताएंगे, कुतुब मीनार, ताजमहल कहाँ स्थित है, किसने बनवाया, क्यों प्रतिष्ठित है, ये क्या है, अज्ञात है। फिर इसके बाद उसको बता देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। ठीक, उपयोगिता क्या है, अनुभवों को मूर्त रूप देना। जैसे कहीं अगर हम लोग घूमने ले चलेंगे किसी भी व्यक्ति को या स्टूडेंट को, तो उसको क्या करेंगे, उसको मूर्त रूप प्रदान करना। मानसिक क्षमता का विकास होगा, घूमने कहीं जाएंगे और उसके बारे में बताएंगे, ध्यान केंद्रीकरण होगा, तथ्यात्मक ज्ञान मिलेगा और बोध का विस्तार होगा। ठीक, विवरण का मतलब क्या है, क्रमानुसार वर्णन करना। यह किसने कहा है, डॉक्टर रविशंकर मेनन। ठीक, सावधानियां क्या होना चाहिए, देखिए वही चीज हो गया, विवरण सरल स्पष्ट होना चाहिए, विषय वस्तु से होना चाहिए, पाठ्यक्रम से होना चाहिए, विवरण में चित्र मॉडल सैंपल के द्वारा हो, विवरण बड़ा न होना चाहिए, खंडों में विभाजित होना चाहिए, छात्र के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ये सब में लिखना है हर एक विधि में। ठीक, बस उस विधि को क्या करना है, समझ देना है। वर्णन विधि का मतलब क्या है, किसी भी घटना का, तथ्य का, किसी भी चीज का वर्णन करना है, यानी विस्तार से कथन किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, वर्णन विधि। तो ये क्या होना चाहिए, रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत होना चाहिए। ठीक, जिसमें छात्र सक्रियता से भाग लेंगे। ठीक, तरीके क्या होंगे इसके लिए, रुचिपूर्ण कैसे बनेगा, तो चित्रों का प्रयोग होना चाहिए, मॉडलों का, भ्रमण पे ले जाना चाहिए और उसका वर्णन करना चाहिए कर के प्रयोग द्वारा। तो इसमें क्या होगा, लोग रुचिपूर्ण ढंग से होंगे। ठीक, वर्णन विवरण से आगे की स्थिति संश्लेषणात्मक होती है। ठीक, यानी संश्लेषण करना है। ठीक, पाठ्य वस्तु से होना चाहिए, सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। देखिए सब में है ना, वर्णन स्थानुकूल हो, संबंध और व्यवस्थित वर्णन होना चाहिए, तो सब में वही है। फिर इसके बाद व्याख्या विधि में भी क्या है, हम लोग क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक, गहन ढंग से विश्लेषण करना पड़ेगा। तो ये जब भी कोई भी चीज़ों का हम लोग विश्लेषण करते हैं या डिटेल एनालिसिस करते हैं तो इसका प्रयोग होता है। जैसे जटिल नियमों का, जटिल विषयों के लिए इसका प्रयोग करते हैं और उच्च स्तर पर करते हैं। जैसे हम लोग विश्लेषण से किसमें पढ़ते हैं, उच्च स्तरों पर पढ़ाई करते हैं, जो बड़ी क्लासों के लिए होता है व्याख्या विधि। इसको भी याद रखेंगे। पर्यावरण, जैसे उदाहरण के लिए परिधन आवरण, समास का मतलब समधनास, इसको मतलब होता है, छोड़िए ये सब, यह एक तरफा संप्रेषण है। व्याख्या में क्या होगा, उच्च स्तर पर क्या होगा, एक तरफा संप्रेषण होता है, इसमें छात्र एक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक,
इसे रुचिकर बनाया जा सकता है। रुचिकर बनाने के लिए क्या करेंगे, चित्र मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए, स्तर अनुकूल होना चाहिए, यानी जिस क्लास का भी हो पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। बीच बीच में प्रश्न पूछकर उसको चेक भी करना चाहिए। देखिए चित्र मॉडलों का प्रयोग हो, ये सब में लिखना है। पूर्व ज्ञान को समझाकर व्याख्या की जाए, ठीक, ये सब में लिखना ही है, कोई भी विधि है, ठीक। लाभ क्या है, जटिल और कठिन विषय का ज्ञान होना चाहिए। विषय को सरलीकरण रूप से प्रस्तुत होता है। स्वाध्याय की भावना होती है, इसमें क्या होती है, व्याख्यान से स्वाध्याय की भावना होती है। पाठ के हर पहलू का ज्ञान होता है और अधिकतम सूचना का ज्ञान होता है। जब व्याख्या हम लोग किसी भी चीज़ का करेंगे तो क्या होगा, अधिकतम सूचना प्राप्त होगा। तो ये क्या है, लाभ है। तो ये भी हर एक जगह लाभ में सब मिलता जुलता है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, स्पष्टीकरण प्रविधि, किसी विषय और वस्तु घटना को अच्छी तरह समझना। ये क्या है, स्पष्टीकरण करना है किसी वस्तु को, या इसको क्या कहते हैं, उद्घाटन विधि। फिर जैसे क्या करेंगे, पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पार्ट में विभाजित कर लेंगे, ठीक। फिर सबको समझाएंगे, मॉडल चित्रों का प्रयोग करेंगे तो सबको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए क्या है, सौर मंडल जैसे हम लोग को पढ़ाना है तो गृह, तारों, सूर्य, और इसको क्या करेंगे, इसका एक चित्रों का उपयोग करेंगे इसको समझाते समय, तब लड़कों को अच्छे से समझ आएगा, सबको अच्छे से आ जाएगा। यानी वस्तु का बताना है, घटना का बताना है, कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चित्र और मॉडलों का प्रयोग करेंगे सफल बनाने के लिए, ठीक। जैसे इसमें क्या लिखा है, स्पष्टीकरण में पाठ्य वस्तु को डिवाइड कर लेना है, चयन करना है, प्लानिंग करना है, मतलब कैसे कैसे पढ़ाना है, ठीक। इसके बाद क्या है, सरल भाषा होनी चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए, भ्रामक पक्ष कठिन अच्छी तरह से समझाना चाहिए, अन्य विधियों का प्रयोग करना चाहिए, और अंत में क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक। लाभ क्या है, प्रत्येक पहलू का ज्ञान होता है, क्रमबद्धता, तार्किकता होती है। ये सब में वही लिखना है, आप लोग लिख देंगे। कहानी कथन विधि, मतलब ये मौखिक विधि है, अस्थायी विधि है। जैसे हम लोग बचपन में कहानियां सुनते थे तो सेम उसी तरह से है कहानी। इसमें क्या होता है, कल्पना शक्ति का विकास होगा। देखिए क्यों होता है, जैसे कहानी सुनते हैं तो लास्ट में हम लोग कहानी लास्ट में छोड़ देते हैं कि क्या होगा इसके बाद, तो लड़के क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि ये हो सकता है। तो इसमें कहानी से क्या होगा, कल्पना शक्ति का विकास होता है, एकाग्रता रहती है, हम लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं कहानियाँ। अधिगम की तीव्रता होती है, बहुत जल्दी हम लोग सीखते हैं कहानियों के माध्यम से। फिर वही कहानी स्तरानुकूल होनी चाहिए, पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, हाव भाव उचित, आरोह अवरोह बालाघात का प्रयोग होना चाहिए, जो हिंदी में है सेम टीएलएम का उचित प्रयोग होना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए लास्ट में हमेशा, ठीक। यही सब है। निरीक्षण और अवलोकन विधि, मतलब कहीं भी अगर भ्रमण पर ले जाएंगे, घुमाने ले जाएंगे और देखी हुई घटना जल्दी नहीं भूलती है, तो ये अस्थायी होता है, ठीक। छात्र को निरीक्षण और अवलोकन के अवसर देना चाहिए और वस्तु को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए, ठीक। सावधानियाँ क्या है, अवलोकन क्रमबद्ध रहना चाहिए, ठीक। कब कैसे क्या अवलोकन करना चाहिए छात्रों को पता रहना चाहिए। उद्देश्य एक रहना चाहिए अवलोकन का, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं या जिस चीज़ का निरीक्षण अवलोकन करवाया जा रहा है उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षण के पाठ्यक्रम के आधारित होना चाहिए निरीक्षण, मतलब जो भी चीज़ों को दिखाया जाए शिक्षक के मार्गदर्शन में होना चाहिए निरीक्षण, यानी कि अकेले नहीं कि छात्रों को छोड़ दिए हैं, शिक्षक का मार्गदर्शन होना चाहिए, ठीक। अवलोकन के बाद लेख उनसे जरूर लिखवाएं कि अवलोकन में क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, उनसे प्रश्न पूछे लास्ट में क्या क्या वहाँ पे पाया, फिर उसको उन लोगों को सुधारे, उसकी बातों को जो भी वो गलती कुछ देख के अनुभव किया है। तो उदाहरण विधि क्या है, एग्जाम्पल देना, ठीक। कठिन वस्तु को, घटना को सब एक ही जैसा अनुभवी द्वारा व्यक्त करना क्या है, उदाहरण है, ठीक। इसके बाद उदाहरण हो गया, ये सब आप लोग अपने से लिख लेंगे। फिर वह उदाहरण सरल, स्पष्ट हो, विविधता हो, स्तरानुकूल हो, पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, सरल से कठिन और ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए, ठीक। खेल विधि कौन है, खेल विधि के जन्मदाता कौन है, तो कुक है। कौन है, कुक है, ठीक। तो यह है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है एक शिक्षक को, मतलब खेल विधि का इतना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को हमेशा क्या कहा जाता है, क्रियाशील रह के शिक्षक करना है, खेल खेल में शिक्षण करना है। तो यह क्या है, रुचिपूर्ण विधि है, प्रेरणा मिलती है। यह विधि रचनात्मक शक्तियों को प्रोत्साहन करती है, शारीरिक सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक मानसिक सामाजिक सब चीज़ का विकास होता है। समूह चर्चा विधि, मतलब समूह में हम लोग क्या करेंगे, एक से अधिक लोग होंगे, उसमें चिंतन वार्तालाप करवाएंगे, तो सुनने और समझने का कौशल होगा, संप्रेषण कौशल विकसित होगा, सामाजिकता आएगी, स्वतंत्रता रहेगी, ज्ञान वर्धन होगा, ठीक। लोकतांत्रिक है ये, अधिगम पर ज़्यादा जोर देती है, ठीक। शिक्षक शिक्षार्थी इसमें सक्रिय रहते हैं। चर्चा का विषय सरल स्पष्ट होना चाहिए, माध्यम एक भाषा होनी चाहिए, ग्रुप डिवाइड होना चाहिए,
विवाद न होना चाहिए, फिर प्रश्न पूछकर बोधगम्य में बनाया जाना चाहिए, प्रश्न बीच में पूछ के, ठीक। प्रयोगात्मक विधि मतलब प्रयोग करके सीखना, मतलब सब नाम पे ही आधारित है। फिर ये सब आप लोग कर लेंगे। वैज्ञानिकता और तार्किकता आधार है। इसका नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक। इसमें बालक की समस्त इंद्रियां सक्रिय रहती है, सीखना सरल होता है, ये सब आप लोग लिख लेंगे। फिर इसमें क्या है, प्रश्न का उत्तर, वस्तु कैसी हो, क्या रंग है, आकार कैसा है, ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए। फिर इसमें छात्र क्रियाशील रहते हैं, वही सब चीज़ें हैं। वाद विवाद विधि किसने किया है, प्लूटो ने, ठीक। कोई पॉइंट होगा उस पर चर्चा होगी तो इसको क्या कहेंगे, वाद विवाद। तो इसको भी आप लोग लिख लेंगे सेम उसी तरीके से, ठीक। तो आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही सीखेंगे और अगले वीडियो में इसके बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे। वो 20 से 25 मिनट में हम लोग कवर कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं बचा है। आज मैक्सिमम पार्ट पढ़ चुके हैं। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग 7 को या 8 को, जब भी समय मिलेगा आधा घंटा निकाल के, और इसको लिखना सीखिए कैसे, कौन सा मेन कोड वर्ड है और इसको कैसे लिखेंगे। जैसे उपचारात्मक शिक्षक हमेशा आता है पेपर में, निदानात्मक शिक्षक हमेशा आता है, आगमन विधि निगमन विधि हमेशा आता है, शिक्षण सूत्र हमेशा आएगा कि 2 शिक्षण सूत्रों को लिखिए, उसको समझाइए। शिक्षण के सिद्धांत हमेशा आएगा, संप्रेषण हमेशा आएगा, शिक्षण हमेशा आएगा। ये सब मेन चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। तो अगर आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।